क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नेता को वोट दिया हो और कुछ समय बाद ही पछतावा होने लगे कि वो अपने सारे चुनावी वादे भूल गया। सोचिए क्या हो अगर आपके पास उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें पद से हटाने का पावर हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुजेन पे। आज हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली और चर्चा में रहने वाले टूल के बारे में बात करने वाले हैं, राइट टू रिकॉल। प्राचीन काल के राजधर्म से लेकर हमारे बिहार जैसे राज्य में इसके असल इस्तेमाल तक, इंडियन पॉलिटी और आपके आने वाले जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, उसके लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आरटीआर पे, यानी राइट टू रिकॉल पे। रिकॉल का जो अधिकार है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनके द्वारा जो चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी उनके द्वारा जो चुने गए उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक अपनी कार्यकाल होती है कि 5 साल के लिए चुना जा रहा है ना। तो उनकी जो कार्यकाल होती है उस कार्यकाल को पूरा करने के पहले ही हटाने की अनुमति देता है ये राइट टू रिकॉल। यह व्यवस्था जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है और नागरिकों को अपने नेताओं से कार्यकुशलता की मांग करने का भी अधिकार प्रदान करती है। अगर इसको संक्षेप में जानेंगे तो रिकॉल का जो अधिकार है वो नागरिकों को उनके चुने गए नेताओं को उनके पद से हटाने का अधिकार देता है। कब? जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल होते हैं या जनता के विश्वास का उल्लंघन करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में काम करता है जो आम चुनाव प्रक्रिया का एक पूरक भी है और शासन को बेहद मजबूत बनाता है। ये जो आप आरटीआर के बारे में सुन रहे होगे, राइट टू रिकॉल, तो ये क्या अभी राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को उठाया तो ये अभी चर्चा में आई? तो क्या ये मुद्दा अभी चर्चा में आई? ऐसे बिल्कुल नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वो वैदिक काल तक जाती हैं, जहां राजधर्म के सिद्धांत के तहत अगर प्रजा को लगता था कि उनके जो शासक है वो अक्षम है, यानी काम करने में सक्षम नहीं है, तो अपने शासक को यानी अक्षम शासकों को हटाने का अधिकार प्राप्त था। किसे? प्रजा को। और समय के साथ साथ यह एक आधुनिक भारत के एक लोकतांत्रिक मांग के रूप में भी विकसित हुआ। और इसका उदाहरण है 1944 के टाइमलाइन में आपको लिए चलते हैं। एम एन रॉय से आप सब अवगत होंगे। एम एन रॉय ने इसी वापस बुलाने के अधिकार का प्रस्ताव रखा और डिसेंट्रलाइजेशन शासन की वकालत भी की थी, जिसमें प्रतिनिधियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना और हटाया जा सकता था। और संविधान सभा में इसके ऊपर बहस भी हुई थी, है ना। और उसमें मतदाताओं के लिए कानूनी उपाय के रूप में वापस बुलाने के अधिकार पे चर्चा भी हुई थी। लेकिन आप याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर ने इसे शामिल करने का विरोध किया था। और फिर 1974 में जयप्रकाश बाबू, आप लोग अवगत होंगे, जयप्रकाश नारायण ने वापस बुलाने के अधिकार का समर्थन करते हुए निर्वाचित अधिकारियों को अपनी जवाबदेही जो है वो मतदाताओं के प्रति लगाने पे जोड़ दिया था। और फिर लोकसभा प्रस्ताव आया 1974 में, जिसमें सी के चंद्रप्पन ने, अटल बिहारी वाजपेयी का भी समर्थन उनको प्राप्त था। वहां पर भी उन्होंने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था। हालांकि यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था। वो विधेयक राइट टू रिकॉल के बारे में ही था। किसने किया था? तो सी के चंद्रप्पन ने किया था इस विधेयक को पेश, और अटल बिहारी वाजपेयी का सपोर्ट भी था उनको। और फिर हाल ही में 2017 की बात करेंगे, वरुण गांधी ने एक निजी सदस्य विधेयक, समझ सकते हैं कि निजी सदस्य विधेयक जो होता है, उसे प्रस्तावित किया था, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर 75% जो मतदाता है, आप किसी भी क्षेत्र के लीडर हो, अगर आपके क्षेत्र के, आपके कंस्टिट्यूएंसी के अगर 75% जो मतदाता है, वोटर्स है, अगर वो आपसे असंतुष्ट हैं, तो चाहे आप सांसद हो या विधायक हो, आपको 2 साल के भीतर भीतर वापस बुलाया जा सकता है। ये 2017 में वरुण गांधी ने भी इसे पेश की थी। राइट टू रिकॉल। तो अभी हम बात करेंगे कि भारत के अंदर राइट टू रिकॉल की मौजूदा स्थिति असल में है क्या। तो भारत के अंदर जो है, आप क्या कर सकते हो, राइट टू रिकॉल के तहत अपने चुने गए प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल पूरा होने के पहले ही आप वापस उनको बुला सकते हो। तो नेशनल लेवल पे क्या है इसके प्रोग्रेस, यानी राष्ट्रीय स्तर पे क्या है कि सांसद और विधायक, ध्यान से सुनेंगे, सांसदों और विधायकों के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पे लागू नहीं है। केवल कुछ राज्यों में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, यानी स्थानीय निकायों के लिए मौजूद है, केवल लोकल बॉडीज के लिए मौजूद है। और इसके ऐतिहासिक जड़ों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि आजादी के पहले यानी स्वतंत्रता पूर्व से ही यह अवधारणा पर चर्चा होती रही है। एम एन रॉय 1944 और जयप्रकाश नारायण 1974 में इसका समर्थन किया था। और कानूनी ढांचा की अगर हम बात करेंगे तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत केवल विशिष्ट अपराधों के लिए ही प्रतिनिधि वापसी की अनुमति देता है, समान असंतोष के लिए नहीं। यानी नॉर्मल डिससेटिस्फैक्शन के लिए आप किसी एमपी और एमएलए को इंडिया के अंदर नहीं बुला सकते हो। अगर कोई वो क्राइम किया है या कोई ऑफेंस किया है, वो भी विशिष्ट, तभी आप बुला सकते हो। और राज्य स्तर पे इसका क्या कार्यान्वयन है, यानी कि लोकल मतलब जो स्टेट लेवल्स पे क्या है कि बिहार के अंदर ही अगर हम बात करते हैं तो पंचायत के 20% जो मतदाता हैं वो प्रतिनिधि वापसी की मांग कर सकते हैं। ये बिहार के अंदर दी गई है, लोकल बॉडीज में है, देख सकते हो कि पंचायत के 20% मतदाता वो प्रतिनिधि वापसी की मांग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बात करें, वहां भी स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों के लिए, है ना, ये इनको वापसी का अधिकार मौजूद है। ठीक बात। और इसका उद्देश्य क्या है कि जवाबदेही सुनिश्चित करना और झूठे वादे को रोकना, नागरिक भागीदारी को मजबूत करना और ईमानदार शासन को प्रोत्साहित करना। और चुनौतियां भी आएंगी। भारत के अंदर ये क्यों नहीं है ये लागू? कुछ राज्यों में है, लोकल बॉडीज में लागू है, इंडिया लेवल पे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि कानूनी, राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाओं के कारण राष्ट्रीय स्तर पे इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी, मैं आपको इसके ग्लोबल एग्जांपल्स भी देख सकता हूं, वैश्विक उदाहरण भी दे सकता हूं। कनाडा की बात कर ले, ब्रिटिश कोलंबिया और अमेरिका के कुछ राज्य, अमेरिका का जब बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। तो उस यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूनाइटेड है, उसी स्टेट्स में यानी अमेरिका के, यूएस के जो कुछ राज्य हैं, वहां पर भी अगर कदाचार या खराब प्रदर्शन के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वापसी यानी रिटर्न टू राइट का प्रावधान है। और भविष्य की संभावना यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है तो यह भारत में लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ा सकता है और राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी कम भी कर सकता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे आरटीआर के एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, enhanced political participations, efficiency in governance and encourage honest politics। तो क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं कि मतलब ये है कि प्रतिनिधि जो है उनके जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी कि जो निर्वाचित अधिकारी है अगर ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पे भी रोकथाम होगा। यह जानते हुए कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता है तो राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी और राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि होगी। यानी नागरिक जो है, यानी जो सिटीजन है, वोटर जो है, वो सशक्त महसूस करते हैं और शासन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं रहेगी कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। ये सीधा सीधा ये चरितार्थ हो जाएगा कि हाँ, जनता भी इसमें भाग ले रही है शासन में, और शासन में दक्षता भी आएगी, है ना। यानी कम प्रदर्शन करने वाले जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें नियमित चुनाव की प्रतीक्षा किए बिना ही अतिशीघ्र समय से पहले ही हटाया जा सकेगा अगर वो अपने आप को डिलीवर करने में विफल रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि मतदाताओं को, उन नेताओं को बदलने में भी मदद करेगा जो चुनावी वादे तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। यानी केवल जुमला, कि चुनाव में आए, जुमला बोले, बताएं कि हम ये करेंगे, बट किसी भी चीज को वो डिलीवर नहीं किए, तो वैसे नेताओं के खिलाफ भी जनता को एक बहुत तगड़ा एक हथियार मिल जाएगा और ईमानदार राजनीति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यानी झूठे वादों और लोक लुभावन उपायों को जो है ये हतोत्साहित करेगा और मतदाताओं के जरूरत के अनुरूप रहेगा। इसलिए ये इसके एडवांटेजेस थे। अब बात करेंगे आगे डिसएडवांटेजेस पे, है ना। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस जो है उसके अंदर काफी सारे फैक्टर आते हैं, जैसे कि मिसयूज पोटेंशियल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, प्रेशर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स या अंडरमाइंस इंडिपेंडेंस। क्या है ये सारे पॉइंट्स, इनको डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो प्रतिनिधि वापसी है उनको इस बात का डर रहेगा, है ना, कि इसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं। यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, खासकर जो विपक्ष होते हैं, है ना, जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो खराब प्रदर्शन के आधार पर विरोधियों को हटाने के लिए प्रतिनिधि वापसी याचिकाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या होगा कि राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। यानी बार बार प्रतिनिधि वापसी की धमकियां शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल। और तीसरा क्या होगा कि महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। मतलब क्या कि प्रतिनिधि वापसी चुनाव के
में जो पर्याप्त धन होते हैं, प्रशासनिक संसाधन होते हैं और चुनाव आयोग की जो भागीदारी होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इसमें पैसा भी तो लगता है। बार बार आप क्या करोगे कि अगर किसी को बोले कि नहीं ये फिट नहीं है तो उसको हटाएं, तो फिर दूसरा जो आप रीइलेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें धन की जरूरत पड़ेगी, प्रशासनिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी, चुनाव आयोग की भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे चुनाव जो थोड़ा महंगा होगा और समय लेने वाला हो सकता है, और प्रतिनिधियों पे दबाव भी होगा कि मतदाताओं को लगातार खुश करने की आवश्यकता जो है वो दीर्घकालिक नीति निर्माण में बाधा बन सकती है, और स्वतंत्रता का हनन भी होगा। मतलब क्या कि जो अधिकारी होंगे, है ना, वो इस डर से कठिन निर्णय लेने से बचेंगे। कई बार होता है कि बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमको अपने देश के लिए, लेकिन ये एक जो डर आ जाएगा उसके बाद कठिन डिसीजन लेने से वो डरेंगे। तो कई मायने में इसके एडवांटेजेस और कई मायने में डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को ये लागू करना चाहिए? वो तो बात की बात है, पहले आप अपनी राय बताओ कि ये पूरे भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर लागू होनी चाहिए तो किन किन शर्तों पे होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राइट टू रिकॉल इन केरला एंड अदर स्टेट, यानी केरल सरकार ने पूरे भारत में राइट टू रिकॉल लागू करने की सिफारिश की है और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की भी क्षमता पे जोर दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लोकल बॉडीज के अंदर यानी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ये पहले ही लागू हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली की घटना है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल एक्ट 1961 का सेक्शन 47 ये कहता है कि लोकल बॉडीज में चुने गए अधिकारियों को काम न करने की वजह से वापस बुलाने की इजाजत देता है छत्तीसगढ़ में। किसके तहत मिलता है? छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल एक्ट 1961 का सेक्शन 47 के तहत। और फिर बात करेंगे बिहार की तो बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 और बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 यानी पंचायत सदस्य और पार्षदों को वापस बुलाने का प्रावधान करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ राष्ट्रव्यापी लागू नहीं है, लोकल बॉडीज में कुछ राज्यों में लागू है। जिस राज्य में लागू, जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? जरूर अपनी राय रखें और रेडियो जैन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।